इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, हैबिटेट इन सब के बारे में पढ़ लिया था। हमने बहुत ही बेहतरीन जो नोट्स है वो सब बनाए थे। एक बार चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है ये देख लिया, मेंस का सिलेबस क्या है, क्या कवर करेंगे हम लोग, ये सब बातें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये हमने देखा। उसके बाद आई बात इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट कौन से हैं, क्या फ़ीचर होता है बायोस्फीयर का, इकोसिस्टम का क्या फ़ीचर होता है, ये समझा हमने। इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट कौन से हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक होता है जो जीवित होते हैं, अबायोटिक होता है जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। बायोटिक में आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब आएंगे। अबायोटिक निर्जीव वाले में हवा, पत्थर, पानी ये सब चीज़ें आएगा। इकोसिस्टम क्या होता है सब हमने पढ़ लिया है। इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया था हमने। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, या तो नेचुरल होगा या तो मानव निर्मित होगा। अगर ये नेचुरल है तो टेरेस्ट्रियल होगा, या तो ज़मीन पर वाला या तो पानी वाला। अब अगर ज़मीन पर वाला है तो या तो जंगल होगा, घास का मैदान होगा, या फिर रेगिस्तान होगा। अगर पानी वाला इकोसिस्टम है तो या तो मीठे पानी का या तो खारे पानी का। अगर मीठे पानी का है तो या तो चलता पानी या तो स्थिर पानी, ठीक है। लोटिक, लेंटिक ये सब, इन सब पर मैं अलग से क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, एमसीक्यूज भी कराऊंगा ढेर सारे, तो सब कुछ आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब लोटिक, लेंटिक ये सब पढ़ के आप लोटेंगे नहीं, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, हैबिटेट क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ लिया है हमने। कोशिश करना कि जब मैं बोलता हूँ उसको सुन के नोट्स लिख लेने का, क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ी सी बहुत ही शानदार है मेरी, तो हो सकता है कि आपको देख के कुछ थोड़ा दिक्कत हो। तो कोशिश करना कि जब मैं बोलता हूँ ना तभी लिख लिया करो, ठीक है। और अधिकांश नोट्स अपने शब्दों में लिखने की कोशिश किया करो। इससे आपको यूपीएससी मेंस में बहुत फ़ायदा होगा। वरना होता क्या है, आपको मैंने पहले बताया है, कोई क्वेश्चन देखेंगे मेंस का तो क्वेश्चन देख के लगता है कि इसका आंसर तो मेरे को आता है, हम लिख लेंगे, मगर उसका जब आंसर लिखने के लिए बैठोगे ना तो तुम्हारे कलम से शब्द नहीं निकलेंगे। क्या लिखूं, शुरू कैसे करूं, यही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आंसर लिखने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी जब तुम अपने शब्दों में नोट्स बनाओगे। जैसे कि मान लो कि मैंने बायोस्फीयर पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने फूड वेव, फूड चेन पढ़ा दिया। अब इसके बारे में तुम्हें खुद के शब्दों में नोट्स लिखना है कि फूड वेव क्या होता है, ठीक है। तो अपने मन की बातों को शब्दों के रूप में ढालना सीख जाओगे। तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है फूड चेन के बारे में, उसको तुम शब्दों के सहारे कागज़ पर उतारना सीख जाओगे। यही है आंसर राइटिंग। समझ गए बात? यही मेन चीज़ है, ठीक है। तो हैबिटेट, इन्वायरमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, बायोस्फीयर इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कंज्यूमर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी होता है, ठीक है। हर्बीवोरस, ओमनीवोरस ये सब भी टाइप्स हैं कंज्यूमर के, ठीक है। बायोम और इकोसिस्टम में अंतर भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है। इकोटोन क्या होता है मैंने बताया था। इकोटोन दो इकोसिस्टम के बीच की जगह होती है, ये ट्रांजिशन एरिया होता है। इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन, ठीक है। होता क्या है, आसपास के इकोसिस्टम में जो जानवर पाए जाते हैं, इस इकोटोन में पाए जाने वाले जानवर थोड़े से अलग होते हैं उन दोनों से, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है किसी एक्वस इकोसिस्टम के बगल में, तो होता क्या है कि
कछुआ, मेढक इस जैसे उभयचर एम्फीबियस जीव पाए जाते हैं जो पानी और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ऐसा जीव क्या रेगिस्तान में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। ये ट्रांजिशन एरिया में ही पाया जाता है, एक ऐसा एरिया जो दो इकोसिस्टम के बीच में है, जो दो इकोसिस्टम के बीच में है। समझ गए बात? तो इकोटोन क्या होता है ये समझ गए आप। इकोटोन के फीचर क्या होता है ये समझ गए। ओके, एक सवाल करना, एस्चुरी एक इकोटोन है, एस्चुरी एक इकोटोन है। दे आर ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सी एंड रिवर। लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज वेरी लो इन द एस्चुरीज। दे आर डिवॉइड ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। तीनों में से कौन सी बात सही है एस्चुरी के बारे में, बताना ज़रा मुझे। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो इसको ऐसे अटेम्प्ट किया करो जैसे तुम एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट कर रहे हो। इसको कैजुअली मत आंसर लगाना कि ए लगा दिया, बी लगा दिया। कंसिक्वेंस समझो, अगर सही हुआ तो नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ तो नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आंसर लगाना। सॉल्व करना ज़रा इसको। एस्चुरी एक ट्रांजिशन जोन होता है समुद्र और रिवर के बीच में। एस्चुरी क्या होता है? एक ट्रांजिशन जोन होता है, किसके बीच में? बिटवीन सी एंड रिवर, समुद्र और रिवर के बीच में। एस्चुरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर साफ पानी और खारा पानी मिक्स होता है। फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर मिक्स होता है। ठीक है, ये जो एस्चुरी है यहाँ पर आपको कई सारे जो जीव होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्युमुलेट होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल भी आते हैं। जैसे कि मान लो कि इस एरिया में खेत है, खेत में आपने NPK फर्टिलाइज़र डाला, लीचिंग के कारण ये जो फर्टिलाइज़र है वो बह करके नदी में आ गया, नदी जा कर के समुद्र से मिला, तो ये जो मुहाना है, जो एस्चुरी है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल, एग्रीकल्चरल केमिकल ये सब एक्युमुलेट होने लग जाएगा। लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट हाई रहेगा। लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट हाई रहेगा। समझ गए बात? अब बात समझो। दे आर ट्रांजिशनल जोन, समुद्र और नदी के बीच का, बिल्कुल सही है। न्यूट्रिएंट का लेवल हाई होता है एस्चुरी में, ना कि लो। ठीक है, नदी अपने साथ कई सारे सॉल्ट को भी बहा करके लाती है, तो दूसरा गलत हो गया। यहाँ पर एस्चुरी में आपको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलता है, मैंग्रोव वेजिटेशन मिलता है। मैंग्रोव वेजिटेशन की सबसे खास बात यह है कि इनकी एबिलिटी है साल्ट और वाटर में, जो सॉल्ट वाटर है उसको झेल लेने की, टाइड और वेव एक्शन को झेल लेने की। सॉल्ट वाटर, टाइड, वेव एक्शन दोनों को झेल लेता है। तो दे आर नॉट डिवाइड। मैंग्रोव एस्चुरी में पाया जाता है। तो तीसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो A1 ओनली जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है इकोक्लाइन। ठीक है, इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। यहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, यहाँ पर धीमे धीमे ट्रांजिशन होता है
ट्रांजिशन ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरह से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आ गए। तो इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट continuous change from one ecosystem to another. Gradual but continuous change from one ecosystem to another, जहां पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। when there is no शार्प बाउंड्री, जहां पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन between the two ecosystem। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, मान लो कि आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जा रहे हो, तो यहाँ पर धीरे धीरे एल्टीट्यूड बदल रहा है, ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम में जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है। वैसे ही समुद्र में आप जब गहराई में जाओगे तो सैलिनिटी भी धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, तो ये होता है। हिंदी में लिखो इकोक्लाइन क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन का क्षेत्र। क्रमिक व निरंतर परिवर्तन का क्षेत्र। ठीक है, जहां प्रजातियों की संरचना के कॉन्टेक्स्ट में, प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मत लिख देना, प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ठीक है, इकोक्लाइन बनता कैसे है? जब एल्टीट्यूड में बहुत ही स्लो परिवर्तन हो, ऊंचाई में बहुत ही स्लो परिवर्तन हो, तापमान में बहुत ही स्लो परिवर्तन हो, सैलिनिटी में बहुत ही, लवणता में बहुत ही स्लो परिवर्तन हो। ठीक है, या फिर किसी इकोसिस्टम के डिप्थ में काफ़ी स्लो परिवर्तन हो, तो इकोक्लाइन देखने को मिलता है। इकोक्लाइन एक ट्रांजिशनल एरिया है, एक ट्रांजिशन एरिया है। क्या है? इकोक्लाइन एक ट्रांजिशन एरिया है। नहीं, थोड़ा सा लिख लो पहले इसको तुम, फिर आगे बढ़ते हैं। इकोक्लाइन एक ट्रांजिशन एरिया है जहां पर दो कम्युनिटी मिलते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लो। इट इज ट्रांजिशन एरिया वेयर two communities meet, integrate, meet and integrate। ओके,
इकोटोन एक संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन एक संक्रमण क्षेत्र है जहां पर दो समुदाय मिलते हैं, जहां पर दो समुदाय मिलते हैं, एकीकृत होते हैं और एकीकृत होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट से ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे तो बीच का जो एरिया है ना, ये इकोक्लाइन है। फॉरेस्ट से ग्रासलैंड की ओर जाएंगे तो बीच का एरिया इकोक्लाइन है। मगर फॉरेस्ट से अगर आप डिजर्ट की ओर चले जाएंगे, ठीक है, तो बीच में एक बहुत ही क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक चेंज वाला आपको मिलेगा इकोटोन, ग्रासलैंड। ठीक। चलो, जिस तरह से फॉरेस्ट से ग्रासलैंड वाला एग्जाम्पल इकोक्लाइन का एग्जाम्पल है, वैसे ही वेटलैंड भी वेटलैंड भी एक एग्जाम्पल है इकोक्लाइन का ही। ठीक है, वेटलैंड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, लिख लो इसको, सिंपल सा डेफिनेशन है बस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट। आपको मैंने बताया कि दो अलग अलग इकोसिस्टम हैं। इकोसिस्टम अलग है, इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी। दोनों इकोसिस्टम में अलग अलग जीव मिलेंगे, मगर दोनों का जो मिश्रण वाला एरिया है, ट्रांजिशन वाला एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन आसपास के मुकाबले ज़्यादा होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर स्पीसीज भी डिफरेंट पाए जाते हैं। आसपास के इकोसिस्टम के मुकाबले। पता है ना, मेढक, कछुआ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। ठीक है, तो व्हाट इज एज इफेक्ट? एज इफेक्ट क्या है? ठीक है, sometime number of species and population density of some species in ecotone, it is much greater than the either community, the either ecosystem. आसपास के इकोसिस्टम की तुलना में बीच के एरिया में स्पीसी और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसी इफेक्ट को एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स नंबर ऑफ स्पीसीज and population density of some of species in ecotone is much greater.
than the other community. या इकोसिस्टम, ठीक है। इस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और वो स्पीसी, वो जीव जिसका जनसंख्या ज्यादा है इस एरिया में, उसको हम लोग एज स्पीसी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स which occur primarily या most abundantly 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 in this zone, उसको हम लोग एज स्पीसी कहते हैं। इसको हिंदी में लिखो, ठीक है। हिंदी में पहले लिखना एज इफेक्ट के बारे में। इसको हिंदी में मैं किनारा प्रभाव बोलूं कि क्या बोलूं, इसका एग्जैक्ट हिंदी देख लेना, टेक्निकल टर्म जो होता है। हिंदी में लिखो, कभी कभी इकोटोन में प्रजातियों की संख्या और उनका जनसंख्या घनत्व आसपास के तुलना में अधिक होता है, इसे एज इफेक्ट कहा जाता है। कभी कभी इकोटोन में प्रजातियों की संख्या और उनका जनसंख्या घनत्व आसपास की तुलना में ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसे एज इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। जो जीव इस क्षेत्र में, अब मैं लिखवा रहा हूं एज स्पीसी, जो जीव इस क्षेत्र में मुख्य रूप से, जो जीव इस क्षेत्र में मुख्य रूप से या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें एज स्पीसीज कहा जाता है, सीमांत प्रजाति कहा जाता है। सीमांत प्रजाति कहा जाता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई जंगल है, ये फॉरेस्ट है, ये डिजर्ट हो गया। तो बीच का जो एरिया है ना, यहां पर आपको बर्ड्स खूब सारे मिलेंगे, तो इस एरिया में बर्ड्स मेरा हो गया एज स्पीसी। बर्ड्स क्या बन गया? एज स्पीसी। और इस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लिख लो पहले इसको। हो गया? चलो एक सवाल करते हैं। सवाल पूछ रहा है इकोटोन के बारे में ही। इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। इट इज टर्म्ड एज अ जोन ऑफ टेंशन. Age effect is a phenomena
डैट इज एग्जिबिटेड इन द रीजन बियॉन्ड इकोटोन। तीनों में से कौन सी बातें करेक्ट है आपको ये बतानी है, चुनना है सही स्टेटमेंट्स। देखो, पहला दूसरा आपका एकदम क्लियर होगा, पहला दूसरा आपका एकदम क्लियर होगा। इकोटोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम मतलब मिलता है, जंक्शन है उसका। ये एक जोन ऑफ टेंशन भी है, ट्रांजिशन जोन भी है, ठीक है। थर्ड कह रहा है एज इफेक्ट इज अ फिनोमेना दैट इज एक्सिबिटेड इन रीजन बियॉन्ड इको। अरे एज इफेक्ट तो इकोटोन में ही मिलता है ना, इकोटोन में ही तो एज इफेक्ट पाया जाता है, इकोटोन के बाहर थोड़े मिलता है, इकोटोन के बाहर नहीं मिलता ना एज इफेक्ट। तो तीसरा गलत हो गया, केवल 1 एंड 2 सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है वो सही जवाब है, 1 एंड 2 सही जवाब है, ठीक है। इकोटोन का उदाहरण मैंने दे ही दिया था, मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गया, एस्चुरी हो गया, रिवर बैंक हो गया, ये सब। अगला एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल नीशे। इकोलॉजिकल नीशे, पारिस्थितिकी आला इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था नफासत का, जैसे कि आप में से कई लोगों ने बिग बैंग थ्योरी नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। बिग बैंग थ्योरी एक अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज़ है, उसमें एक आदमी होता है, ये है, ठीक है, जो खड़ा है ना, ये, ठीक है। इसकी खूबी ये होती है कि ये आदमी पूरे रूम में केवल एक ही जगह पर बैठेगा, और वो है ये जगह। इसका नाम है शेल्डन, इसका नाम है शेल्डन, इसका नाम है पेनी, ठीक है। शेल्डन की खास बात यह है कि पूरे रूम में वो कहीं नहीं बैठेगा, वो केवल इसी जगह पर आकर के बैठेगा। तो वही उसको उठा रहा है कि यू आर सिटिंग इन माई स्पॉट। इकोलॉजिकल नीशे का मतलब ये होता है आपके इकोसिस्टम में, आपके रूम में आपका स्थान तय है, आपका प्लेस तय है, आपका फूड तय है, आपका फंक्शन तय है। प्लेस, फूड एंड फंक्शन तीनों तय है। ये सब मिलकर के उस जीव का इकोलॉजिकल नीशे बनाएगा, ठीक है। इस आदमी की क्या नफासत है, क्या इसको पसंद है, ये सब मिलकर के उस आदमी का इकोलॉजिकल नीशे बन जाएगा, पारिस्थितिकी आला बन जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज नीशे, लिखना जरा, नीशे क्या होता है, नीशे क्या होता है। ये उस जीव का फंक्शनल रोल है, उस जीव का पोजीशन है उसके अपने हैबिटेट में या उसके इकोसिस्टम में, ठीक है। अपने आवास में, अपने इकोसिस्टम में वो क्या काम करना चाहता है, वो क्या खाना खाता है, वो किस जगह पर रहता है, ये उस जीव का नीशे कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में लिखो, आला का मतलब क्या होता है। आला डॉक्टर साहब वाला आला नहीं जो गला में टांग के घूमते हैं कान में लगा के, ठीक है। लिखना, किसी प्रजाति
किसी प्रजाति की उसके आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में, उसके आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका, अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका, ठीक है, या फिर उसकी स्थिति से है, या उसकी स्थिति से है, ठीक है। प्रकृति में आपने देखा होगा कि एक ही आवास में कई सारे स्पीसी पाए जाते हैं, एक ही पेड़ पर कई सारे पक्षी रहते हैं, मगर उनका काम अलग अलग होता है, मगर उनका जो काम है वो अलग अलग होता है। इकोसिस्टम में वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर वो आवास में अलग रोल प्ले करते हैं तो उसको उसका हैबिटेट नीशे बोलते हैं। अगर प्रजनन में अलग रोल होता है तो रिप्रोडक्टिव नीशे बोलते हैं। या फिर फिजिकल और केमिकल प्लेस पे अगर कोई इसका नफासत है, कोई ख़ास चीज़ है, तो उसको फिजिकल एंड केमिकल नीशे बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो ऐसे। हैबिटेट नीशे, इसका मतलब ये है कि कहाँ पर ये रहता है, वेयर इट लिव्स। दूसरा है फूड नीशे, क्या खाता है, व्हाट इट ईट्स, ठीक है। फूड नीशे में ये भी आ जाएगा कि वो कौन से स्पीसीज के साथ कंपीट करता है। मान लो कि कोई जीव मांसाहारी है तो दूसरे जीव के साथ कंपीट करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, बाघ ने किसी हिरन को मारा तो बाघ को डर है लोमड़ी से और दूसरे जो जीव हैं उससे कि वो उसका खाना चुरा के या छीन के न लेके चला जाए, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव नीचे। रिप्रोडक्टिव नीचे, ठीक है। कब और कहाँ, नहीं मतलब सॉरी, कब और कैसे ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल नीचे में तापमान, ह्यूमिडिटी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब चीज़ें आएंगे, ठीक है। अगर मेरे को कोई स्पीसीज को कंजर्व करना है, अगर मुझे किसी स्पीसी को कंजर्व करना है तो हमें उसका इकोलॉजिकल नीशे पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी नायिका को इम्प्रेस करना है तो हमें उस नायिका का इकोलॉजिकल नीशे पता करना पड़ेगा। उनका फेवरेट मूवी क्या है, फेवरेट सॉन्ग क्या है, फेवरेट कलर क्या है, उनको कौन सा चॉकलेट खाना पसंद है, डेयरी मिल्क वाला कि मंच वाला, क्योंकि डेयरी मिल्क वाला में मीठापन ज़्यादा होता है, मंच और किटकैट में मीठापन कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और हम लड़के कभी चॉकलेट ख़रीद के नहीं खाते, कहीं से मिल गया तो खा लेंगे, ख़रीद के नहीं खाते, रेयर होते हैं जो खाते हैं, ठीक है।
वो चीज़, हाँ ये बात अलग है कि वो कि नायक नायिका के लिए चॉकलेट ले गया और नायिका ने चॉकलेट का कुछ हिस्सा खिला दिया बेचारे पर, तरस खा के कि चलो तुम्हारे पैसे का है, दोनों मिलके खाएंगे, तुम भी खाओ। वैसे वो लड़का ये कहता कि अगर मेरे को आधा देना ही था तो मेरे को तुम पहले बता देते, हम दो की जगह एक ही चॉकलेट ले आते, अपने हिस्से की चॉकलेट की जगह पर हम पैसे ही रख लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। सोचो ना, मतलब इतना महंगा चॉकलेट, 50 रुपये 60 रुपये का चॉकलेट ज़रा सा देता है, इतना छोटा पाउच रहता है उसका, अखर जाता है मिजाज। ठीक है, तो यही समस्याएं हैं जीवन की, है ना। तो ये हो गया क्या, इकोलॉजिकल नीश है, ये हो गया इकोलॉजिकल नीश है। उससे अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, कई सारे और भी इन्वेस्टमेंट हैं। समझे व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश है। चलो, तो अब एक चीज़ समझो, जैसे कि यहाँ पर जो येलो बर्ड है ये पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहेगा, तो ये इसका हैबिटेट नीशे हो गया। रेड बर्ड मिडिल वाले हिस्से में रहेगा, तो ये इसका हैबिटेट नीशे हो गया। ब्लू बर्ड ट्रंक और जो लोअर ब्रांचेस हैं उस पर रहेगा, इसीलिए ये इसका इकोलॉजिकल नीशे हो गया। ठीक है, नीशे और हैबिटेट में क्या अंतर होता है ये समझो। हैबिटेट एक्चुअली उसका आवास है, उसका एड्रेस है। हैबिटेट क्या है, ये एक्चुअली उसका एड्रेस है, कहाँ पे रहता है वो। ठीक है, नीशे का मतलब है कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, क्या खाता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है, ये सब प्रोफेशन में आ जाएगा। एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए उसका नफासत कांस्टेंट होता है। अ नीशे इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशी। ठीक है, अ नीशे इज यूनिक, कांस्टेंट कह रहा है, यूनिक is unique for a species, it is यूनिक फॉर अ स्पीशी। मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर काम करने वाला केवल एक ही जीव हो सकता है, उसके जैसे और कोई जीव नहीं होंगे, वरना एक ही जगह पर एक ही काम करने वाले दो जीव हो जाएंगे, वहां पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर नीशे एक जीव के लिए एक ही हो सकता है, बट मेनी स्पीशी शेयर अ पर्टिकुलर हैबिटेट, शेयर द पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, एक जगह पर कोई दो स्पीसी का सेम नीशे नहीं हो सकता। नो सेम स्पीशीज in a habitat can have the same niche, can have the same niche। ठीक है, तो ये हो गया नीशे और हैबिटेट के बीच का अंतर। हैबिटेट और नीशे के बीच का अंतर। एक सवाल करना,
Which of the following term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the economy or communism और organism? उनका फंक्शनल रोल और उनका फिजिकल स्पेस, दो चीज़ें, ठीक है। तो ये है इकोलॉजिकल नीश है, ये है इकोलॉजिकल नीश है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के कई सारे काम होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। पहला तो है इकोसिस्टम का डेवलपमेंट ही, इकोसिस्टम डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल सक्सेशन, या इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहते हैं उसको। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, ठीक है, या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, ठीक है। दूसरा है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक नियंत्रण तंत्र, फीडबैक नियंत्रण तंत्र, ठीक है। तीसरा है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक है। चौथा है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में आपके बायो जियो केमिकल साइकिल्स आएंगे, बायो जियो केमिकल साइकिलिंग आएंगे, पोषक तत्व चक्रण, पोषक तत्व चक्रण, या जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह, अब हम इन फंक्शन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इन फंक्शन को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।